हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पूरा क्वेश्चन और आंसर करेंगे। ये जो क्वेश्चन आंसर है वो बुक के बैक एक्सरसाइजेज हैं। इसका मतलब होता है मेरे गीत, और ये क्लास 12 के इंग्लिश का बिहार बोर्ड का पोएम का चैप्टर नंबर 2 है। ये कविता वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, इन्हीं सब क्वेश्चन में से एग्ज़ाम में भी इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस दिस क्वेश्चन, यानी छोटे से ग्रुप में काम कीजिए, यानी 2-4 लोगों का समूह, और इन सारे क्वेश्चन को डील कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू एक्सप्रेस योर फीलिंग व्हेन यू फील डिलाइटेड। एक्सप्रेस का मतलब होता है उजागर करना, फीलिंग भावना, और डिलाइटेड यानी बहुत प्रसन्न हो जाना। जब आप बहुत खुश हो जाते हैं तो अपनी भावनाओं को कैसे जाहिर करते हैं? तो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सबके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारे हिसाब से कि आई विल एक्सप्रेस माई फीलिंग बाय सिंगिंग एंड डांसिंग, यानी हम गाकर और नाच कर अपनी खुशियाँ जाहिर करेंगे। अक्सर लोग ऐसे ही अपनी खुशियाँ जाहिर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉन्ग डू यू लाइक टू सिंग, और आप ऐसे में कौन से गाने गाना पसंद करेंगे? तो यहाँ पे भी आंसर डिफरेंट हो सकता है, किसी को पॉप म्यूजिक, किसी को क्लासिकल ऐसे पसंद होगा। आई लाइक टू सिंग पैट्रियोटिक सॉन्ग। पैट्रियोटिक यानी देशभक्ति, यानी ऐसे समय में हमें देशभक्ति गीतें काफ़ी पसंद आती हैं। इन वॉट वे डज आवर सिंगिंग रिवील आवर मूड। रिवील यानी पता चलना, उजागर हो जाना। तो ये जो सिंगिंग हम करते हैं ये हमारे मूड को कैसे उजागर करती है, कैसे बताती है, यानी जो गाना हम गाते हैं उससे लोग ये पता कर लेंगे कि हमारा मूड कैसा है, अच्छा है या ख़राब है। तो व्हेन वी फील हैप्पी वी सिंग हैप्पी सॉन्ग्स। अगर लोग खुश होते हैं तो वो खुशी वाले गाने गाते हैं। एंड व्हेन वी फील सैड वी सिंग सैड सॉन्ग्स। और जब हम दुखी होते हैं तो हम दुखी वाले गाने गाते हैं। थस द टाइप ऑफ सॉन्ग डिपेंड्स आवर मूड, यानी हमारे मूड पर, हमारे ये दिमाग पर डिपेंड करता है, हमारे मन पर, कि हम कैसा गाना गाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यानी इस सारे स्टेटमेंट को पढ़िए जो कि पोएम से लिए गए हैं, और जो सही है उनके लिए टी लिखिए यानी ट्रू सत्य, और जो फॉल्स है उनके लिए फॉल्स लिखिए यानी एफ। लेकिन इसको थोड़ा समझने के लिए यहाँ पे हमने पूरा ट्रू और फॉल्स लिखा है। तो पहला क्वेश्चन है, द पोएट एंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर द सेल्फ। एंजॉय होना मतलब यानी आनंद मनाना। तो कवि खुद के लिए आनंद मना रहे हैं और खुद के लिए गा रहे हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये ट्रू होगा, क्योंकि पोएम का नाम ही है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी मेरे गीत। दूसरा है कि द स्पीकर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। स्पीकर होता है वो जो कि कविता को बोलता है। तो यहाँ पे स्पीकर खुद पोएट ही हैं, क्या वो दूसरे से अलग हैं? तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, वो दूसरे से अलग नहीं है। सारे व्यक्ति बिल्कुल ही एक हैं, सब में एक ही खून है, सबके आकार प्रकार भले ही अलग अलग हैं, लेकिन वो एक ही हैं कई प्रकार से। तीसरा है, द पोएट डिस्कार्ड्स नेचर ब्यूटी। डिस्कार्ड का मतलब होता है नहीं मानना, अस्वीकार कर देना। तो प्रकृति की सुंदरता को कभी नहीं मानते हैं, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि प्रकृति की सुंदरता का कभी भरपूर इंजॉय करते हैं। एवरी एटम ऑफ ब्लड इज सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग। एटम का मतलब होता है अणु, यानी आप छोटी से छोटी इकाई की अगर बात करें केमिस्ट्री में तो वहाँ पे आपको एटम, एटमिक पार्टिकल ऐसे मिलते हैं। तो हमारे खून का जो छोटा सा पार्टिकल है, क्या वो सभी मनुष्य में एक जैसा ही है? तो बिल्कुल एक जैसा ही है, ट्रू होगा ये स्टेटमेंट। द पोएट इज एसोसिएटेड विथ पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल ऑफ थॉट का मतलब हो जाता है चिंतन करने का तरीका, यानी सिस्टम ऑफ थॉट। तो क्या कभी किसी पर्टिकुलर सोचने के तरीके से बिलोंग करते हैं? तो गलत है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये जो विश्वास है, यहाँ पे कहा जा रहा है जो धार्मिक चीज़ों में विश्वास करते हैं, किसी विशेष पंथ में विश्वास करते हैं, तो ऐसा नहीं है। इससे कभी बिल्कुल भी परे हैं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है।
ये लास्ट है ट्रू और फॉल्स में कि द पोएट हैज़ ओवरकम ग्रीड। ओवरकम का मतलब होता है बाहर आ जाना, और ग्रीड यानी लालच। तो क्या पोएट को जो लालच भावना है, लालची जो भावना प्रत्येक मनुष्य में कहीं ना कहीं किसी में ज़्यादा किसी में कम पाई जाती है, उससे पोएट उबर चुके हैं? तो बिल्कुल हाँ, उबर चुके हैं, क्योंकि कवि काफ़ी जो है अब एक्सपीरियंस हो चुके हैं और कविता में उन्होंने बताया है कि अब वो 39 साल के हो चुके हैं। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। बढ़ते हैं आगे। सॉरी फ्रेंड्स, कवि जो है अब 37 ईयर्स के हो चुके हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस होने के कारण अब जो ये लालच वाली चीज़ें हैं, लोभ मोह है, वो अब कवि को नहीं घेर सकती है। बढ़ते हैं आगे कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। ब्रीफली का मतलब होता है शॉर्टली, शॉर्ट में इनके आंसर को देना है। हु इज़ द स्पीकर इन दिस पोएम। स्पीकर यानी वक्ता, बोल कौन रहा है इस कविता में, स्पीकर कौन है? तो इस कविता के लेखक जो हैं, पोएट जो हैं, जो कविता लिखते हैं उन्हें हम कहते हैं पोएट। इसके पोएट है वॉल्ट विटमैन जो कि अमेरिका के थे। हु हैज़ रिटन द पोएम इज़ द स्पीकर, वही इस कविता के वक्ता भी हैं। हाउ ओल्ड इज़ ही, वो कितने साल के हो चुके हैं? तो ही इज़ नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, वो 37 साल के हो चुके हैं और उनकी स्वास्थ्य बिल्कुल भी अच्छी है, बिल्कुल ही अच्छी है। वाई डज द स्पीकर यूज़ यू ट्वाइस। आप अगर कविता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यू का यूज़ कवि ने 2 बार किया है। ट्वाइस यानी 2 बार किया है। क्यों किया है? द स्पीकर यूजेज यू ट्वाइस टू एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देकर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल ह्यूमन बींग इज अलाइक। यू का मतलब 2 बार यूज़ करने का मतलब है कि पूरे ह्यूमन बीइंग का, पूरे मानव शरीर को जो बना है वो बिल्कुल ही एक जैसा है, एक ही जैसे सारे लोग हैं। और किसी भी आदमी का एक एटम, जितना भी एटम है, वो दूसरे के आदमी से पूरा मिलता जुलता है। यानी दोनों के खून समान है, दोनों इंसान है, दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। यानी किसी भी प्रकार से अगर किसी भी क्राइटेरिया पर नापे तो मनुष्य अलग नहीं है, एक जैसे ही है। What is meant by nature without check with original energy। वैसे ये जो लाइन है, ये जो पोएम है, वो तो बहुत लंबी थी, लेकिन एक एक्सट्रैक्ट इस बुक में लिखा गया और लास्ट लाइन है इस पोएम की, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये है कि पोएट लव नेचर इन इट्स नेचुरल एंड अनरेस्ट्रिक्टेड फॉर्म, फ्री फ्रॉम चेक्स इम्पोज्ड अपॉन बाय द ह्यूमैनिटी। अनरेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है यानी जिस पर कोई रोक टोक ना हो। कवि प्रकृति को उसी फॉर्म में प्यार करते हैं जिस फॉर्म में कि वो ओरिजिनली प्रेजेंट है। मानवता के द्वारा प्रकृति पर भले ही बहुत सारे जो हैं रोक लगा दिए गए हैं, चेक इम्पोज यानी रोक लगा देना, बहुत सारी नियम कानून बांध दिए गए, लेकिन कवि को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ओरिजिनल फॉर्म में नेचर को प्यार करते हैं। He wants nature to retain its original energy, original form and energy। वो नेचर से चाहते हैं कि नेचर जो है रिटेन यानी प्राप्त करना, नेचर जो ओरिजिनली है उस ओरिजिनल फॉर्म में नेचर आए और उसकी जो ओरिजिनल एनर्जी है वो मुझे मिले। एज द चेक्स कैन रिजल्ट इनटू इम्बैलेंस ऑफ नेचुरल फोर्सेस। क्योंकि जो चेक्स, जो मानव बहुत सारे आविष्कार कर रहे हैं, प्रकृति को तोड़ फोड़ रहे हैं, वनों को काट रहे हैं, ये जो चेक्स लगा रहे हैं, इसके कारण जो है नेचर में बहुत सारी असंतुलन की अवस्था उत्पन्न हो जाएगी। एंड फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी एंड द रिजल्टेंट कंसिक्वेंस में बी ऑफ वर्स्ट काइंड। और अगर लोग ऐसा कर रहे हैं तो इसके जो परिणाम आने वाले हैं, कंसिक्वेंस यानी परिणाम, और इसके जो परिणाम आने वाले हैं वो भी बहुत भयंकर और बुरे होते हैं। इसलिए बेहतर यही है मानव जाति की कि प्रकृति जिस अवस्था में है उसे उसकी ओरिजिनल फॉर्म में छोड़ देना चाहिए। आगे है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम। थीम का मतलब होता है विषय। कविता का थीम क्या है? द थीम ऑफ द पोएम इज पोर्ट्रेयल ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक थॉट टू कन्वे द मैसेज ऑफ वननेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब होता है व्यक्तिवाद। ये जो कविता है ये व्यक्तिवाद को टारगेट करके लिखी गई है। जब ये कविता लिखी गई थी तो उस वक्त वहाँ पे ये अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म को ये सपोर्ट करता था। लेकिन अगर आप इसको पूरे वैश्विक तौर पर देखें तो यहाँ पे व्यक्तिवादी छवि को उजागर किया गया है
टू मैसेज ऑफ वननेस, यानी ह्यूमन बीइंग जो है सभी एक जैसे ही है, यही मैसेज दिया गया है। यही मैसेज है पूरी पोएम में कि पूरी मानव जाति एक है, और हर तरीके से कवि यही बताना चाह रहे हैं कि यहाँ अलग नहीं है। लोग दिखाते हैं यहाँ अलग है, वहाँ अलग है, मानव ऐसे अलग है, वैसे अलग हैं, बात नहीं है। पूरी कविता में एक ही बात है कि मानव एक जैसे ही हैं, कोई अंतर नहीं है। 6 नंबर है कि हाउ डज द स्पीकर इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन मी एंड यू, यानी हमारे और तुम्हारे में, मेरे और तुम में कैसे कवि एक रिलेशन स्थापित कर रहे हैं। तो स्पीकर इस्टेब्लिशेस रिलेशन बिटवीन मी एंड यू बाय सेइंग दैट द थिंग पोसेस्ड बाय हिम एज पोसेस्ड एज सेम एज पोसेस्ड बाय रेस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, यानी पोसेस्ड यानी जिनके पास है, यानी जो चीज़ मेरे पास है वो सारी चीज़ें तुम्हारे पास भी हैं, वो सारी चीज़ें पूरी मानव जाति के पास हैं, तो इसलिए मैं और तुम एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। What does he observe in summer, गर्मी के दिनों में कवि आखिर क्या देखते हैं। तो ही ऑब्जर्व द स्पाइक ऑफ समर ग्रास, स्पाइक का मतलब होता है भाला। जब आप भाला घास को देखते होंगे, जब कभी ऐसा सीजन आता है समर में, घास जो है बहुत ही ये हो जाती है, कठोर हो जाती है, सख्त हो जाती है, तो एक भाले की तरह लगने लगती है, हाथ में वो गड़ता भी है। तो वही भाला जो है वो समर ग्रास में, समर सीजन में ऑब्जर्व करते हैं। व्हाट हैज़ फॉर्म द स्पीकर्स ब्लड, आखिर वक्ता का खून का निर्माण किससे हुआ है, उनके खून किससे बने हैं। तो स्पीकर्स ब्लड हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द सॉइल एंड एयर ऑफ द लैंड, स्पीकर का खून उस हवा और उस मिट्टी से बना है जहाँ पे उनके पेरेंट्स यानी उनके माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स यानी उनके दादा दादी, एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी के भी माता पिता और उनके भी जो माता पिता रहे होंगे, इन्हीं सब जगहों पर इनके पूरे परिवार हुए हैं, और यहीं की मिट्टी और हवा से स्पीकर के खून का निर्माण हुआ है। व्हाट डज ही होप टू डू, आखिर स्पीकर करना क्या चाहते हैं। स्पीकर होप टू डू का मतलब होता है कि आखिर स्पीकर की आशा है क्या। तो ही वॉन्ट्स टू इनकुलकेट दोज रिलीजियस बिलीव्स एंड थॉट्स इन द कमिंग जनरेशन। इनकुलकेट का मतलब होता है मन में बैठाना, यानी रिलीजियस बिलीफ यानी धार्मिक विश्वास, थॉट यानी सोच। स्कूल ऑफ थॉट का मतलब भी होता है सोचने का तरीका, सिस्टम ऑफ थॉट। कहने का मतलब है कि वो आने वाली पीढ़ियों में और विचारधाराओं में उन धार्मिक विश्वासों, मान्यताओं और विचारों को शामिल करना चाहते हैं जिन्हें वो कुछ समय के लिए तो पर्याप्त मान सकते हैं, यानी इनफ फॉर द टाइम बीइंग बट डू नॉट इग्नोर देम इन टाइम्स टू कम, लेकिन आने वाले समय में उनको अनदेखा ना करें। What does he want to do with the creeds? creeds का मतलब होता है धार्मिक विश्वास, यानी धार्मिक पंथ, सोच। creeds का मतलब वो इन creeds के साथ आखिर करना क्या चाहते हैं। तो he wants to work untiringly यानी बिना थके, for the unification of mankind, यूनिफिकेशन यानी एकीकरण, मानवता के एकीकरण, एंड डिज़ायर्स यानी इच्छा, दैट ऑल रिलीजियस थाट्स एंड बिलीव्स बी सस्पेंडेड यानी थोड़ा देर के लिए रोक देना। जैसे कोई चीज़ सस्पेंड है तो हवा में लटकी हुई है, रुकी हुई है, फॉर सम टाइम टू अचीव दिस नोबल है। नोबल का मतलब होता है महान, पवित्र चीज़। तो वो मानवता की एकीकरण के लिए बिना थके काम करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ये सारी जो इच्छाएं हैं और दूसरी सारी जो इच्छाएं हैं और धार्मिक विश्वास है, उन सबों को थोड़े समय के लिए रोक देना चाहिए, ताकि इस पवित्र, इस महान कार्य के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। तो कौन सा महान कार्य है, तो मानवता का एकीकरण। 11 नंबर है व्हाट डज ही वांट टू स्पीक अबाउट, यानी वह किसके बारे में बोलना चाहते हैं। तो ही वांट्स टू स्पीक अबाउट द इम्पेंडिंग डेंजर्स। इम्पेंडिंग का मतलब होता है कि जो रुके हुए खतरे हैं, जो कि आने वाले खतरे हैं, उन सब खतरों के बारे में वो बोलना चाहते हैं। विच में रिजल्ट ऑन अकाउंट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ चेक ऑन नेचर। तो ये खतरे क्यों आ सकते हैं, क्योंकि प्रकृति पर जो है बहुत सारी रोकथाम, बहुत सारे उपाय लगाए गए हैं, उन्हें बहुत सारी जगह से
प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इन सब खतरों के बारे में वॉल्ट व्हिटमन बोलना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे दूसरा स्टार्ट होता है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग, और ये जो एक्सप्लेन होता है वो होता है कुछ मार्क्स का, और इसमें पोएम की कुछ लाइंस होती है और उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, और ये एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, प्रोज से भी और पोएम से भी। तो पहला है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, यानी मैं खुद ही उत्सव मनाता हूँ और खुद के लिए ही गाता हूँ। एंड वॉट आई एज्यूम, एज्यूम का मतलब होता है मानना, और मैं जो मानता हूँ तुमको भी वो मानना चाहिए, क्योंकि एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, यानी जो एटम मुझसे बिलोंग कर रहे हैं वो तुमसे भी बिलोंग कर रहे हैं। 2021 में आया भी है। तो इस लाइन को पहले हम सबसे पहले लिखेंगे कि ये लाइन कहाँ से ली गई है और इनको किन्होंने लिखा है। तो ये लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है और ये कविता लिखी गई है वॉल्ट व्हिटमन के द्वारा। वो कहते हैं कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर मेड ऑफ सेम एटम, यानी जितने भी ह्यूमन बींग हैं वो सभी एक ही एटम से बने हैं। ही एंजॉय एंड सिंग फॉर हिमसेल्फ, वो खुद के लिए गाते हैं, खुद के लिए ही उत्सव मनाते हैं, लेकिन वो दूसरे से अलग नहीं है, सभी एक ही हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में है कि गिव ए समरी ऑफ द पोएम। ये क्वेश्चन भी आता है प्रोज में और पोएम में। पोएम का कोई एक समरी लिखने के लिए आता है और प्रोज का भी कोई एक समरी लिखने के लिए आता है। तो इस पोएम की समरी जानते हैं कि द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ कम्पोज्ड बाय एन अमेरिकन पोएट, यानी वॉल्ट व्हिटमन अमेरिका के पोएट हैं जिनका नाम है वॉल्ट व्हिटमन। एंड डिपिक्ट्स अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म, यानी अमेरिकी व्यक्तिवाद को ये पोर्ट्रे कर रही है, उसके बारे में बता रही है। द पोएट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ इज़ टू रिजॉइस इन बीइंग वन सेल्फ। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है उनके विचार, उनकी थीम, उनका विषय, यानी ये जो जितने भी लोग होते हैं सबके जीवन के बारे में अलग अलग कॉन्सेप्ट होती है, अलग अलग थ्योरी होती है, लेकिन पोएट की कॉन्सेप्ट क्या है कि रिजॉइस इन बीइंग वन सेल्फ, यानी अगर आप अकेले भी हैं तब भी आप उस सब बना सकते हैं। ही फील्स फॉर अदर पीपुल, वो दूसरे लोगों के बारे में भी भला ही सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? बिकॉज दे ऑल्सो हैव द सेम एटॉमिक कंपोजिशन, क्योंकि मानव जो है वो एक दूसरे से अलग नहीं है, वो तो एक ही है, इसलिए वो लोगों के बारे में भी सोचते हैं, यानी एकता का संदेश दे रहे हैं। ही मेक ए सिम्बलिक यूज़ ऑफ आई, यानी आई का एक सिंबल के रूप में यूज़ किया गया है इस कविता में, टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विथ कॉमन मैन, यानी जो सामान्य आदमी है मैं तो बिल्कुल वैसा ही हूँ। आई का मतलब क्या? हम सब, मैं नहीं सिर्फ, हम सब। एंड ह्यूमैनिटी इन जनरल, और मानवता को जो है पूरी मानवता को वो इससे संदेश दे रहे हैं कि सारी जो दुनिया है बिल्कुल एक जैसी है, कहीं के भी लोग अलग नहीं हैं। आगे है ही सिंग्स इन प्रेज ऑफ अमेरिका। प्रेज का मतलब होता है तारीफ़ करना, प्रशंसा करना, यानी अमेरिका की वो प्रशंसा कर रहे हैं। एंड एम्फेटिकली स्टेट्स दैट ही विल कीप ऑन सिंगिंग लाइक दिस अंटिल हिज डेथ। एम्फेटिकली का मतलब होता है यानी जोर देकर, मैं जोर देकर ये बात कहता हूँ कि आई वुड कीप ऑन सिंगिंग लाइक दिस अंटिल हिज डेथ, यानी मैं जो है इसी तरह से गाता रहूँगा जब तक कि मेरी मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने कहा था कि इस पोएम में कि मैं अब 37 साल का हो गया हूँ और मेरी जो हेल्थ है वो बहुत ही अच्छी है, और अब मैंने स्टार्ट किया है कि उतना दिन से जो जीवन जिया उसका तो कोई मूल्य था ही नहीं, मूल्य तो अब स्टार्ट होने वाला है। जब मैं 37 साल का हो चुका हूँ और अब मैं जीऊँगा तो अपने लिए ही जीऊँगा और शोक नहीं मनाऊँगा और हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए गाता रहूँगा। तब तक गाता रहूँगा, तब तक खुद को एंजॉय करता रहूँगा जब तक कि मैं मर ना जाऊँ, क्योंकि जो हुआ सो हुआ, उतना दिन का कोई मोल नहीं था, मोल जो होगा वो अब का होगा। द पोएट रिजेक्ट्स ऑल फिलोसॉफिकल थ्योरी, यानी जितनी भी दार्शनिकवाद की थ्योरियाँ हैं सारे थ्योरी को पोएट रिजेक्ट करते हैं, उसको नकारते हैं। सारे सोशल आइडियोलॉजी यानी सामाजिक आदर्शवाद उसको भी नकारते हैं, क्योंकि वी टेंड टू डिवाइड वन फ्रॉम अनदर, क्योंकि इन दोनों का धंधा है एक दूसरे को अलग करना। बहुत सारे ऐसे धंधे होते हैं, बिजनेस पर्पसेस होते हैं जिनका कि अगर वो लोगों को बांटे नहीं, लोगों को अलग नहीं करे तो उनका धंधा चल ही नहीं सकता है। यही मानना है पोएट का। ये जो दार्शनिकवाद है, आदर्शवाद है, ये सारे के सारे लोगों को अलग करते हैं। मैं तो इन सब को नकारता हूँ। एजर्ट्स इज विलिंगनेस टू रेज वॉइस अगेंस्ट ऑल इज डिसिसिव फोर्स। विलिंगनेस यानी इच्छित है, और कहते हैं कि ये सारे जो तोड़ने वाले फोर्सेस हैं,
डिवीज़न करने वाले, बांटने वाले फोर्सेस हैं, मैं इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। द पोएम इज थस ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द पोएट्स एसेंशियल पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड ऑफ मैनकाइंड एंड नेचर। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है प्रदर्शन, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति, प्रदर्शन। तो इस तरह से कविता कवि के एसेंशियल पार्टिसिपेशन यानी वो जो इस मानवता की दुनिया में, प्रकृति की दुनिया में जो वो एंटर अब कर रहे हैं, जब वो 37 साल के हो चुके हैं, उसी का ये प्रदर्शन है। ये पूरी कविता उसी के प्रदर्शन में लिखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका समरी पूरा होता है। अगर आपसे समरी पूछा जाए और अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे। What similarities does the poet draw between two human beings? अब दो मानव के बीच क्या क्या समानताएं हैं कवि के हिसाब से वो बताना है। तो वॉल्ट विटमैन हैज़ ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड द सिमिलैरिटीज़, यानी बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने दो लोगों के बीच में समानताएं बताई हैं। बाय डिस्क्राइबिंग दैट दे आर कंपोज्ड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम, यानी कि वो जो हैं एक ही प्रकार के एटम से, एक ही प्रकार के अणु से बने हुए हैं और एक ही प्रकार के पार्टिकल से बने हुए हैं। फर्दर द फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी आर ऑल्सो सिमिलर काइंड, यानी कि आगे और बताते हैं, फर्दर यानी आगे आगे और बताते हैं कि ये जो मानव के शरीर का डिफरेंट ऑर्गन है, आई, ईयर, ये सारे ऑर्गन्स जो है वो भी सिमिलर काइंड के हैं। और पूरी दुनिया में जो मानव है सबके में ऑर्गन वही काम करते हैं जो कि हमारे में करते हैं, दूसरे में करते हैं। एक्सप्लेन द लाइन होपिंग टू कीज नॉट टू डेथ। होपिंग का मतलब यहाँ है आशावान होने से, कीज का मतलब होता है रुकना और डेथ का मतलब होता है मृत्यु। यानी मैं मरने तक आशावान रहूँगा, मृत्यु पर्यंत तक मैं, यानी जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक तो मैं आशावान रहूँगा। इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है। तो लाइन एक्सप्लेन करने से पहले हम लिखेंगे कि ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की पोएम की लाइन है, वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है। अब लिखेंगे कि इस लाइन से कवि कहना क्या चाहते हैं कि हेयर द पोएट हैज़ प्रेजेंटेड हिज व्यूज़ ऑन अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म, यानी अमेरिका के व्यक्तिवाद पर एक प्रकाश डाल रहे हैं पोएट यहाँ पे। वो कहते हैं कि एवरी इंडिविजुअल परसेप्शंस, यानी विचार, यानी प्रत्येक इंडिविजुअल के अच्छे और बुरे के बारे में जो विचार होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ओपिनियंस डिफर फ्रॉम वन अनदर, यानी एक आदमी के विचार दूसरे आदमी से अलग हो सकते हैं। क्रीड्स एंड डिफरेंट स्कूल ऑफ थाउट आर बेस्ड अपॉन कॉन्सेप्ट एंड विजुअलाइजेशन ऑफ गुड और बैड। ये जो धार्मिक विश्वास है, सोचने का तरीका है, सिस्टम ऑफ थाउट है, ये किस पर बेस्ड है, इनका आधार क्या है? तो वही बहुत सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे और बुरे का जो मानसिक दर्शन है उसी के आधार पर ये जो है पंथ, धार्मिक विश्वास, ये सब टिके हुए हैं। वो ये भी कहते हैं कि जॉन अबेंडन हिज परस्यूट टू डेथ। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना और परस्यूट का मतलब होता है काम। वो ये भी बोल रहे हैं कि अब जो उन्होंने ये काम स्टार्ट किया है खुद को एंजॉय करने का, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कि टाइम ही नहीं मिलता है खुद के लिए, लेकिन अब कवि ने सोच लिया है कि वो सारा टाइम खुद में ही लगाएंगे, खुद में ही एंजॉय करेंगे। तो अब वो इस काम को मरने तक तो नहीं छोड़ने वाले हैं। अब जो भी होगा अब वो पूरी जीवन को एंजॉय करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कमेंट ऑन द सब्जेक्टिविज्म पर्सनल फीलिंग इन द पोएम। सब्जेक्टिविज्म मतलब होता है आत्मवाद, यानी पर्सनल फीलिंग यहाँ पे लिखा भी गया है बगल में। ये जो उनकी अपनी भावना है उस पर कमेंट कीजिए, उस पर बताइए। तो द पोएट एक्सप्रेसेस सब्जेक्टिव फीलिंग व्हेन ही टॉक्स ऑफ रिजॉइसिंग एंड सिंगिंग ऑल अलोन। तो कवि अपनी भावना को ऐसे प्रकार बता रहे हैं कि जब वो बात करते हैं कि मैं अब उत्साह मनाऊंगा, मैं अकेले ही गाऊंगा, मैं अकेले ही आराम से, कन्वीनियंस यानी आराम से मैं घूमूंगा, मैं अपने सोल को यानी मैं अपनी आत्मा को इनवाइट करूंगा कि देखो ये जो घास में के जो छोटे छोटे घास है उसके जो कोमल कोमल घास है उसको देखो, यानी प्रकृति की सुंदरता के तरफ कवि यहाँ पे इशारा कर रहे हैं। और वो व्हेन ही डिस्क्राइब दैट हिज ब्लड एंड एवरी एटम इज फॉर्म्ड आउट ऑफ द सॉइल एंड एयर ऑफ दिस लैंड, वो किस प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, यही प्रक्रिया इसमें लिखनी है। यानी वो ऐसे भी कर रहे हैं जब वो बताते हैं कि मेरा खून तुम्हारे खून से बिल्कुल भी अलग नहीं है, एक ही एटम से बना हुआ है, मेरा खून इसी धरती, इसी यहाँ की हवा, यहाँ की मिट्टी से ही बने हुए हैं।
यही सब जो एक्सप्रेशंस हैं जो कवि बता रहे हैं वही कवि की अपनी भावना को, उनकी पर्सनल फीलिंग को दर्शाती है, दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि व्हाई डज द पोएट नॉट वांट टू बॉदर हिमसेल्फ विथ क्रीड एंड स्कूल। बॉदर का मतलब उनके बारे में सोचना, उसमें लिप्त होना, यानी कवि इन सब के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी अलग रहना चाहते हैं। क्रीड यानी धार्मिक विश्वास, पंथ, ये सब, स्कूल्स यानी सिस्टम ऑफ थॉट, इन सब से कवि इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, इन सब में लिप्त नहीं होना चाहते। क्यों नहीं होना चाहते हैं आखिर? पोएट डज नॉट वांट टू एसोसिएट हिमसेल्फ विथ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और स्कूल ऑफ थॉट। कवि जो है अपने आप को किसी भी विशेष धर्म के साथ, किसी भी चिंतन के साथ, विशेष प्रकार के सोच के साथ खुद को जोड़ना नहीं चाहते हैं। बिकॉज हिज कंसेप्ट अबाउट रिलीजन इज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर, क्योंकि उनके जो विचार हैं धर्म के प्रति वो दूसरे से अलग हैं। अब यहाँ पे देखिए दो बातें हैं, लोगों का उनका मानना है कि वो और दूसरे लोग अलग नहीं है, यानी सारे लोग जो हैं एक से ही हैं, लेकिन उनके जो धर्म के बारे में विचार हैं वो दूसरे से अलग हैं। धर्म के बारे में विचार लोगों के अलग अलग हो सकते हैं। उनका मानना है कि रिलीजन इज ए सब्जेक्ट ऑफ इनर फीलिंग ऑफ द हार्ट, यानी हमारे दिल की अंदर की जो भावनाएं हैं वही बताती है कि धर्म क्या है। वो तो किसी की आंतरिक भावना है कि रिलीजन क्या है, धर्म क्या है। ही बिलीव्स इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वो इन सब बातों को नहीं जानते, वो तो वैश्विक यानी पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में भाईचारा हो वो इसको ही जानते हैं। और रिलीजियस टॉलरेंस हो, टॉलरेंस यानी सहनशीलता, यानी पूरी दुनिया में धर्म की जो है, धर्म के नाम पे जो है वो सहनशीलता हो, कोई भी धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा ना करे और सब मिलजुल कर प्रेम से रहे, क्योंकि धरती पर लोगों को इसी के लिए भेजा गया है। आगे इसके और भी आंसर्स हैं, और भी आंसर्स का मतलब है कि इससे अलग नहीं है, यही इसी में आंसर होगा। वहाँ पे जो वो पेज थी वो उसमें ये अटी नहीं, तो इसके लिए नेक्स्ट पेज लेना पड़ा। वो मानते हैं कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, ही बिलीव्स दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर द क्रिएशन ऑफ द सेम गॉड, यानी एक ही भगवान ने तो सबको आखिर बनाया है, और उनके बॉडी और ब्लड सिमिलर काइंड ऑफ एटम से ही तो बने हैं, प्रकृति में ही तो लोग पैदा हुए हैं, प्रकृति से ही तो लोग का उपज हुआ है, सबकी माँ तो प्रकृति ही है। इसलिए वो क्रीड में, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट में खुद को बॉदर, खुद को लिप्त नहीं रखना चाहते हैं, इससे दूर रखना चाहते हैं। बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन है लास्ट। क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट मीन बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। ये जो थी वो पहले भी ये क्वेश्चन थी, तो यहाँ पे और इसका आंसर देखते हैं कि द पोएट मीन्स दैट ही बिलीव्स इन गुड्स एंड बैड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू, यानी कवि जीवन के अच्छे बुरे सभी पहलुओं को मानते हैं। ही फेवर्स टू टेल अबाउट एवरी डेंजर और फियर। फेवर्स का मतलब होता है उसके सपोर्ट में बोलना, यानी जितने भी खतरे हैं, जितने भी डर हैं, उन सब के बारे में, आने वाले खतरों के बारे में कवि बोलना चाहते हैं, और उन सब का सपोर्ट भी करते हैं कि जो कि और भी बोलना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग बहुत सारे डर से चुप हो जाते हैं, लेकिन कवि उनके सपोर्ट में है। विच ही होप्स टू एक्वायर थ्रू नेचर विदाउट चेक, यानी ये सारी जो एनर्जी है, और लोगों को लोग कैसे आखिर भीड़ में खड़े हो पाएंगे, उनसे अलग हो पाएंगे कैसे, जब उनमें एनर्जी होगी। और एनर्जी कवि में आएगी कहाँ से? तो प्रकृति से आएगी। कैसी प्रकृति से आएगी? तो ऐसी प्रकृति से जो कि अनरेस्ट्रिक्टेड होगी, जिस पे कोई की मानव के द्वारा कोई ब्रेक नहीं लगाया जाएगा, कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। और ये जो एनर्जी होगी वो बिल्कुल ही ओरिजिनल होगी, और वो कवि को नेचर के द्वारा मिलेगी। यानी कवि के लिए एनर्जी का स्रोत पूरा का पूरा नेचर है, प्रकृति है, तभी कवि इतने ज़्यादा ऊर्जावान है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका पूरा क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट हुआ। आप इस चैनल पर इसकी पूरी समरी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे वीडियो, सारे ऑब्जेक्टिव, सारे सब्जेक्टिव कराए गए हैं इस चैनल पर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब